हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JSM स्टडीज़ ऑनलाइन पर। तो इस लेक्चर में हम आज आगे का कवर करेंगे। हम पढ़ रहे हैं अनसोल्ड 2019 का, ठीक है। और सेट है हमारा 346, कोड है इसका FD। अब तक हम इसमें 3 क्वेश्चन पूरे कवर कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। अब तक आपको जो कुछ भी इसमें कराया गया है आपको उसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। जहाँ पर भी आपको उसी के जैसे सेम क्वेश्चन दिखाई देते हैं आपको खुद से भी करने हैं। यदि आप खुद से नहीं करेंगे तो आप बोर्ड पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि हमारे बोर्ड पेपर में अच्छे से नंबर आए तो उसके लिए आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना दूसरा लेक्चर। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रति एक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है तथा उसके बीच की दूरी स्मॉल d है। चित्र के अनुसार प्लेटों के बीच K1 व K2 परावैद्युतांक के गुटके रखे हैं। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। ये आपको डायग्राम दिया गया है और उसमें आपको एक संधारित्र दिया है। संधारित्र की जो कुल प्लेट है, ये वाली टोटल प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो आपको कितना दिया है, A दिया है, कैपिटल A। अब इसमें क्या करा इन्होंने, कुछ पार्ट में तो K1 परावैद्युतांक रख दिया और कुछ पार्ट में K2 परावैद्युतांक रख दिया, ठीक है। और संधारित्र की जो प्लेट है, प्लेटों के बीच की दूरी है स्मॉल d। तो इसमें आपसे पूछा है कि जो संधारित्र की धारिता है वो धारिता बताइए कितनी होगी, ठीक है। और जो K1 रखा है जितने एरिया में, उस प्लेट का क्षेत्रफल दिया है आपको A/3 और जो K2 रखा है उसके लिए जो प्लेट का क्षेत्रफल है वो दिया है 2A/3। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए इसके सॉल्यूशन में हमने क्या करा, ये जो डायग्राम था इसको हमने छायांकित कर लिया है। इसमें छायांकित करा है और जो पहला पार्ट है उसकी जो धारिता है, धारिता मान लिया हमने C1 है और जो दूसरे पार्ट की धारिता है मान लिया C2 है। तो अब आपको पता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर K/A/D। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। पहले पार्ट के लिए धारिता निकालेंगे और दूसरे पार्ट के लिए धारिता निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए जो पहले पार्ट के लिए धारिता है वो निकालेंगे हम C1 बराबर K1 ε0A/3/D और दूसरे पार्ट के लिए होगा C2 बराबर K2 ε0 और अपॉन D, ठीक है। तो जो बटे में 3 है ये चला जाएगा नीचे और इसका भी चला जाएगा नीचे, ठीक है। तो आपका ये C1 का फॉर्मूला आ जाएगा C1 बराबर K1A ε0/3D और इसके लिए आएगा C2 बराबर 2K2 ε0A/3D। अब ये आपके दोनों पार्ट की संधारित्र की धारिता निकल चुकी है। अब आपको देखना है कि ये जो आपको सिस्टम दिया गया था, ये सिस्टम एक ये पार्ट हो गया इसका इधर वाला, ठीक है, एक ये पार्ट हो गया इधर वाला। तो जो इधर वाला पार्ट है वो जो इधर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये सब आपको चेक करना है। तो ये जुड़े हैं आपके समांतर क्रम में। किस प्रकार से जुड़े हैं समांतर क्रम में, चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये चित्र हमने फिर से बनाया है। ये आपका K1 वाला पार्ट था और ये आपका K2 वाला पार्ट था, ठीक है। वो जो K1 वाला पार्ट था उसके लिए प्लेट का क्षेत्रफल दिया था A/3 और जो K2 परावैद्युतांक वाला पार्ट था उसके लिए आपको क्षेत्रफल दिया था 2A/3, ठीक है। और प्लेटों के बीच की दूरी थी आपकी स्मॉल d। तो इसमें क्या करते हैं, हम स्रोत को जोड़ते हैं पहली प्लेट से और उस पर जब वैद्युत यानी आवेश जब आपका जाता है, आवेश इस प्रकार से जाता है, आवेश आपका यहाँ से जाता है Q आवेश, और जैसे ही इस वाले पॉइंट पे पहुँचेगा तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। यानी इस वाले पार्ट पर आपका आवेश अलग होने वाला है और इस वाले पार्ट पर आपका आवेश अलग होने वाला है। और जब आवेश अलग अलग होते हैं तो इसका मतलब ये होते हैं समांतर क्रम में, ठीक है। यदि आवेश पूरी प्लेट पर ही एक जैसा रहने वाला था तो उसको बोलते हैं हम श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो देखिए अब आपको पता चल चुका है किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो अब आपको धारिता पता है, C1 आपने निकाल लिया है, C2 आपने निकाल लिया है। तो आपको समांतर क्रम में दोनों को एक साथ क्या करना है, जोड़ देना है। तो अब हम लिखेंगे अतः परिपथ की तुल्य धारिता। तो परिपथ की तुल्य धारिता कैसे होगी, C1 व C2 की समांतर क्रम में तुल्य धारिता। तुल्य धारिता यानी CN यानी नेट। फॉर्मूला क्या होता है समांतर क्रम में धारिता का, CN बराबर C1 प्लस C2, ठीक है। आपने C1 निकाला है, C1 आपका कितना आया था, K1 ε0A/3D और C2 आपका कितना आया था 2K2 ε0A/3D, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन है, ε0A/3D कॉमन है। यहाँ पर क्या बचेगा आपका K1 और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2K2, ठीक है। तो ये आ गया आपका संधारित्र की धारिता का वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा है
खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख, ये क्या होना चाहिए, किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र निर्गमित कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। तो देखिए इसका किरण आरेख कैसा होता है। अब ये क्या है, खगोलीय दूरदर्शी। जो खगोलीय दूरदर्शी होती है उसमें हम वस्तुएं कहाँ पर देखते हैं, जो वस्तुएं अनंत पर यानी बहुत दूर रखी होती है। जैसे इसका यूज़ करा जाता है चंद्रमा को देखने के लिए, तारों को देखने के लिए, ठीक है, गैलेक्सीज को देखने के लिए। तो यानी आपकी वस्तु कहाँ रखी होती है, अनंत पर। तो ये वस्तु जो अनंत पर रखी होती है उसे दिखाते हैं डॉटेड लाइन से, ठीक है। और जब वस्तु अनंत पर रखी होती है उससे जो प्रकाश किरणें आती है वे कैसी आती है, समांतर। तो प्रकाश किरणें उससे समांतर आती है। और जो लेंस आपका वस्तु की ओर होता है जिसको हम देखते हैं उस लेंस को बोलते हैं अभिदर्शक लेंस, और इसे लिखते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं आप कैपिटल ओ से। जब आपकी वस्तु रखी होती है अनंत पर और जब उससे प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा बनता है कहाँ पर, फोकस पर, ठीक है। जिस लेंस के द्वारा भी बनता है उसी लेंस के फोकस पर बनता है। यानी आपकी जो लेंस है और जो इस लेंस से प्रतिबिंब बनेगा उसकी दूरी कितनी होगी, FO लिखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि आप इस लेंस को किस नाम से लिखते हैं, O से। अब जो आपका दूसरा लेंस है जो नेत्र के पास होता है उस लेंस का नाम होता है नेत्रिका, ठीक है। और जो नेत्रिका लेंस है, नेत्रिका लेंस के लिए ये जो प्रतिबिंब बना है ये प्रतिबिंब किसका कार्य करता है, वस्तु का कार्य। अब इससे भी क्या होती है, प्रकाश किरणें चलती है इसी की ओर और ये प्रकाश किरणें आगे चलकर कहीं पर भी आपस में नहीं मिलती है। तो इसीलिए ये प्रकाश किरणें हम पीछे की ओर हटाते हैं और ये एक पॉइंट पर आपस में एक दूसरे को कट करती है, ठीक है। तो उस पॉइंट पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि ये प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को नहीं काटती है। और जब प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को कट नहीं करती है तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। और प्रतिबिंब भी कैसा बना है, वस्तु की तुलना में कैसा बना है, उल्टा प्रतिबिंब बना है, ठीक है। और जो आपका पहला प्रतिबिंब था उसकी तुलना में साइज में बड़ा बना है, ठीक है, और उल्टा प्रतिबिंब बनता है और कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो ये जो आपका दूसरा लेंस है, लेंस कौन सा है, नेत्रिका। नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य कौन सा करता है, ये वाला प्रतिबिंब करता है। तो इसकी जो दूरी होती है उसे किससे लिखते हैं हम, UE से, ठीक है। प्रतिबिंब आपका लेंस से इतनी दूरी पर बना यानी यहाँ पर बना, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे लिखते हैं, V से। और इस लेंस का नाम क्या है, नेत्रिका, और इसे लिखते हैं हम E से। तो इसीलिए इसका जो दूरी होती है उसे लिखते हैं हम VE से, ठीक है। अब आपको इसमें सारी दूरियां पता चल गई है। ये आपका है डायग्राम, इसको अच्छे से बना लीजिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी इसका आप ले सकते हैं। हम इसको आपके लिए सफ़ा कर देते हैं, ठीक है, यानी हमने इसकी सफाई कर दिया। तो इसके बाद इसमें कहा है जब आपका प्रतिबिंब जो बनता है, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तब आपको आवर्धन क्षमता का सूत्र निर्गमित करना है। तो चलिए आइए देखते हैं इसके लिए डेरिवेशन। तो देखिए भाई डेरिवेशन है इसका, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, यानी आपका अंतिम प्रतिबिंब को हम किससे लिख रहे थे, उसकी दूरी को VE से लिख रहे थे। और कहाँ पर बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे लिखते हैं D से, ठीक है। अब देखिए आपने देखा था अभी जो लेंस है, लेंस के सामने ही क्या रखा था, वस्तु, इस तरीके से थी ना वस्तु, यानी ये प्रतिबिंब जो बना था पहले लेंस के द्वारा वो इसके लिए वस्तु का कार्य कर रहा था। और जो आपका प्रतिबिंब बना था इस लेंस के द्वारा, इस वाले लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बना था वो भी ऐसे ही बना था, ठीक है। यानी प्रकाश किरणें इधर से चलेगी और इसमें प्रकाश किरणें आप इधर से, यानी आपको सारी दूरियां इधर से मापनी पड़ेगी इस वाली साइड में, और प्रकाश किरणें चल रही है आपकी इस वाली साइड में। प्रकाश किरण के चलने की विपरीत दिशा में आप सारी दूरी मापते हैं, तो इसलिए ये कैसा होगा, माइनस का, ठीक है। भाई दूरी आप कहाँ से मापेंगे, दूरी मापेंगे आप ध्रुव से या प्रकाशित केंद्र से दूरी मापेंगे बीच वाले पॉइंट से। तो आप दूरी सारी इधर को मापेंगे और प्रकाश किरणें आपकी इधर को चल रही है। जब प्रकाश किरण के चलने के विपरीत दिशा में दूरियां मापी जाती है तो सारी दूरी कैसी होती है, माइनस की होती है। यदि प्रकाश किरण के चलने की ही दिशा में दूरी मापी जाती है तो दूरी होती है आपकी प्लस की, ठीक है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हमने इसे माइनस क्यों लिया है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर इसीलिए कैसा आ जाएगा, -D। अब आपके पास फॉर्मूला होता है फोकस दूरी का। फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है आपका 1/VE - 1/UE = 1/FE, ठीक है। और में चिन्ह सहित मान रखने पर, यानी इसमें हम चिन्ह के सहित मान रखेंगे। आपकी वस्तु भी कहाँ पर रखी थी, लेंस के सामने। आपका प्रतिबिंब भी कहाँ पर बना था, लेंस के सामने। तो इसीलिए दोनों दूरियाँ कैसी होगी, माइनस की। तो ये रख दिया, UE की जगह 1/-D और इसकी जगह हम रखेंगे 1/-UE और 1/FE, ऐसा कैसे ही आपका रहने वाला है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से 1/UE का वैल्यू कलेक्ट करना है, ठीक है। तो
तो 1/u का वैल्यू आपको निकालने के लिए माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस। ठीक है, ये वाला माइनस का वैल्यू आप इस वाली साइड में ले आइए, कैसा हो जाएगा, प्लस का। ठीक है भाई, तो ये वाला वैल्यू हम इधर ले आए, कैसा हो गया, प्लस का। अब इसमें से आपने क्या करना है, पूरे में से 1/FE कॉमन ले लेना है। 1/FE आप कॉमन लेंगे तो इस वाली में से यदि आपने 1/FE कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1। ठीक है, और यहाँ पर तो 1/FE है ही नहीं, और आप कॉमन कहाँ से ले रहे हैं, बेस में से, यानी आप कॉमन ले रहे हैं कहाँ से, बेस में से। भाई 1/FE का मतलब क्या है, नीचे से FE निकालना है, इसके नीचे से FE निकालना है। अब इसके नीचे तो FE है नहीं, यदि आप कॉमन बेस में से लेते हैं तो आपकी उसी चीज़ की गुना यदि वहाँ पर नहीं है तो ऊपर हो जाती है। यदि आप कॉमन ऊपर से लेते हैं तो उसी चीज़ की गुना आप नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर तो बचा 1, क्योंकि यहाँ से 1/FE कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर तो 1/FE नहीं था, तो FE कहाँ चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि आप कॉमन कहाँ से ले रहे हैं, बेस से ले रहे हैं। ठीक है, तो आपका अंदर बच जाएगा 1 + FE/d, और 1/FE आपने ले लिया था कॉमन। अब आपने क्या करना है, इसमें ये जो पूरा समीकरण आपका बना इसमें FO से गुना कर दीजिए। तो आपने इधर भी FO से गुना कर दिया और आपने इधर भी FO से गुना कर दिया। ठीक है, और जो आपका ये होता है FO/UE, FO/UE होता है आपका आवर्धन क्षमता। ठीक है, इसे किससे लिखते हैं, कैपिटल M से लिखते हैं। तो देखिए क्या फॉर्मूला बन जाता है, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला बन जाता है आपका M = -FO/FE। ठीक है, और ब्रैकेट में 1 + FE/d। अब आप सोच रहे होगे माइनस का चिन्ह कहाँ से आ गया, तो माइनस का चिन्ह बताता है कि आपका जो अंतिम प्रतिबिंब बना वो कैसा बना था, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यदि आपका उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो उसके लिए माइनस का चिन्ह लगाते हैं, यदि आपका सीधा प्रतिबिंब बनता है तो उसके लिए आप प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह किस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि प्रतिबिंब आपका कैसा बना, उल्टा बनता है। अब यदि आपसे इसी कंडीशन में पूछ लिया जाए कि आपका जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना था तब आप बताइए तो दूरदर्शी उसकी टोटल लंबाई कितनी होगी। तो टोटल लंबाई के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है, इस स्थिति में यानी किस स्थिति में, जब आपका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई होती है आपकी FO + UE, वो भी किसके अंदर, मोड़ के अंदर। मोड़ के अंदर का मतलब है आप लंबाई देख रहे हैं, लंबाई आपकी कभी भी माइनस में नहीं होगी, यानी UE का वैल्यू आपका कैसा होता है, माइनस में। तो आपको माइनस में नहीं लेकर के किस में रखना है, प्लस में। और FO का वैल्यू आपका माइनस में हो भी सकता है और प्लस में भी हो सकता है, तो इसका वैल्यू भी आपको हमेशा किस में रखना है, प्लस में ही रखना है। यानी टोटल दोनों दूरियाँ आपको किस में रखनी है, प्लस में रखनी है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या आया है, मोड़। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, इसमें क्या लिखा है, एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध r है, कैपिटल R1 प्रतिरोध में कुछ समय तक धारा भेजती है। एक अन्य प्रतिरोध कैपिटल R2 में उतने ही समय तक धारा प्रवाहित की जाती है। यदि दोनों प्रतिरोधों में उत्पन्न ऊष्मा समान हो तब सिद्ध कीजिए कि r √ कैपिटल R1 इंटू कैपिटल R2 होता है। तो इसके लिए हमने क्या करा, परिपथ बना लिया। एक बार ये जो सेल थी आपकी, इस सेल ने क्या करा, कैपिटल R1 प्रतिरोध में धारा भेजा। ये जो सेल थी आपकी, इसने कैपिटल R1 प्रतिरोध में धारा भेजा। दूसरी कंडीशन में कहा है उतने ही समय के लिए हमने इसे R2 से जोड़ दिया। ठीक है, अब इसने धारा भेजा। ठीक है, जो पहली कंडीशन थी, पहली कंडीशन में जब ये वैद्युत धारा भेज रही थी तब हमने मान लिया कि इसने कितना वैद्युत धारा भेजा, I1। ठीक है, दूसरी कंडीशन में कितना भेजा, I2। तो अब आप यहाँ से I1 और I2 निकाल लीजिए। तो देखिए आपका I1 क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा आपका I बराबर विद्युत वाहक बल बटा टोटल प्रतिरोध। ठीक है, ये दोनों आपके कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, क्योंकि ये वाली वैद्युत धारा इस तरीके से प्रवाहित होगी। तो जो वैद्युत धारा आपकी इस वाले R1 में होगी वही वैद्युत धारा आपकी इस वाले r में भी होगी। तो इसीलिए ये ऐसा होता है श्रेणी क्रम। जब वैद्युत धारा समान होती है प्रतिरोधों में तो उसे बोलते हैं श्रेणी क्रम में। यदि वैद्युत धारा आपकी अलग अलग होती है प्रतिरोधों में तो उसे बोलते हैं समांतर क्रम में। ठीक है, तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि ये कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो आपका जो वैद्युत धारा आ जाएगा I1 बराबर E/R1 प्लस आ जाएगा r। इसी तरीके से इसमें निकाल लिया I2 बराबर E/R2 प्लस R। ठीक है, अब आपको दिया गया है कि समान समय में दोनों में समान ऊष्मा प्रवाहित होती है, यानी ऊष्मा का वैल्यू दोनों कंडीशन में क्या है, समान है। तो इसमें लिखा दिया है कि t समय में दोनों प्रतिरोधों में ऊष्मा समान है, यानी ऊष्मा क्या होती है, Q1 = Q2। और Q1 और Q2 इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है I²RT। ठीक है, क्या होता है, I²RT। यदि आप पहली कंडीशन के लिए देख रहे हैं तो पहली कंडीशन के लिए आपने क्या करना है, I1 R1 और T, क्योंकि समय तो आपका समान है। और इसके लिए क्या लिखोगे, I2² R2 और T। ठीक है, T से T कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में।
अब इधर आपका क्या बचा I1 स्क्वायर R1 और इधर आपका क्या बचा I2 स्क्वायर और R2। ठीक है, तो अब आपने ऊपर से I1 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना और इस वाली साइड में भी I2 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। I1 का वैल्यू आपने लिख दिया, I2 का वैल्यू आपने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्वायर आप खोलेंगे, जब इसका आप स्क्वायर खोलेंगे तो इस ऊपर क्या आएगा ई स्क्वायर और नीचे क्या आएगा R1 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर और इंटू R1 आपका ऐसा कैसे ही है। इस वाली साइड में भी ऐसे होने वाला है ई स्क्वायर अपॉन R2 प्लस r का होल स्क्वायर और इंटू R2। ई स्क्वायर और ई स्क्वायर दोनों इक्वल से बराबर में कट जाएंगे। ठीक है, अब आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये वाला वैल्यू इधर जाने वाला है और ये वाला वैल्यू इधर जाने वाला है। ठीक है, तो आपने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आप क्या करेंगे R1 का अंदर गुना कर देंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा आपका। सबसे पहले आपने क्या करना है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेना। इस वाली साइड में भी a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेना है। तो आपने फार्मूला ओपन कर लिया है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो आपने ये फार्मूला खोल लिया है और ऐसे ही फार्मूला इधर भी खोल लिया, ऐसे ही इधर भी खोल लिया है। अब आपने अंदर इसका मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आ गया R1 R2 स्क्वायर प्लस R1 स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2R1 R2 वो स्मॉल R1। इधर आ गया आपका R2 R1 स्क्वायर, इधर आ गया प्लस R2 स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2R1 R2 स्मॉल r। तो ये बराबर में सेम सेम होने के कारण काट लिए जाएंगे। अब आपको क्या करना है, स्मॉल r वाला वैल्यू एक साइड कर लेना और बाकी बचा हुआ वैल्यू एक साइड कर लेना है। ठीक है, तो आपने कर लिया स्मॉल R1 वाला वैल्यू एक साइड कर लिया और दोनों में से स्मॉल r कॉमन ले लिया। तो इधर आपका क्या बचेगा R1 माइनस R2। इधर से आपने क्या करा R1 और R2 दोनों कॉमन ले लिए। यदि आप इधर से R1 कॉमन लेगा तो इधर बच जाएगा R1, यदि इधर से आप R2 कॉमन लेगा तो इधर बच जाएगा R2। ठीक है, और R1 तो चला ही गया दोनों में से। तो अब आपका इधर भी क्या बचे R1 माइनस R2 इंटू स्मॉल r स्क्वायर, इधर है R1 R2 और ब्रैकेट में R1 माइनस R2, तो दोनों बराबर में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या निकालना था, आपने निकालना था स्मॉल r का वैल्यू। तो इस पर क्या है स्क्वायर है, एक इस पर इस रूप में चढ़ जाएगा, रूट के रूप में चढ़ जाएगा, यानी ये जो आपका स्क्वायर है इस पर कैसे आ जाएगा रूट के रूप में। तो यानी आपका स्मॉल r इक्वल्स क्या आ गया अंडर रूट R1 और R2। यही आपको सिद्ध करना था, ये आपका डेरिवेशन हो गया। ठीक है, ये छोटा सा एक डेरिवेशन के जैसा ही है। इसके बाद देखते अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में बोला गया है आया मॉडली तरंग का संसूचन ब्लॉक चित्र की सहायता से समझाइए। यानी आपको इसका संसूचन समझाना है, वो भी किसकी सहायता से, ब्लॉक चित्र की सहायता से। तो देखो संसूचन का मतलब होता क्या है, तो देखिए इसमें संसूचन का मतलब लिखा है, आंसर देखते हैं इसका। इसमें लिखा आयाम मॉडुलित तरंग का संसूचन, या इसका दूसरा नाम होता है वी मॉड्यूलेशन। अब आपको पता होना चाहिए वी मॉड्यूलेशन से पहले एक प्रोसेस होता है मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, निम्न आवृत्ति की तरंगों को उच्च आवृत्ति की तरंगों पर अध्यारोपित कराते हैं, यानी कम आवृत्ति की तरंगों को अधिक आवृत्ति की तरंगों के साथ मिक्स अप करते हैं, यानी अध्यारोपित कराते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। अब इसमें क्या बोला आपका मॉड्यूलेशन का उल्टा यानी वी मॉड्यूलेशन करना। मॉड्यूलेशन में हमने क्या करा था, दो तरंगे लिया था और उनको आपस में एक साथ मिक्सअप करा के एक नई तरंग बनाया था। अब जो आपने वो नई तरंग बनाया है, दो तरंगों को मिला करके आपने क्या करना है, उन दोनों तरंगों को अलग अलग करना है। तो अलग अलग करने की जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं, वी मॉड्यूलेशन या डी मॉड्यूलेशन। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, वह प्रक्रिया जिसमें अभिग्राही पर प्राप्त होने वाली मॉड्यूलित तरंग में मूल वैद्युत चुंबकीय तरंगों को अलग किया जाता है, वी मॉड्यूलेशन या डी मॉड्यूलेशन कहलाता है। यानी इसमें क्या करना है, आपको मूल विद्युत चुंबकीय तरंगों को अलग करना है। ठीक है, इसके लिए आपको एक चित्र का रिक्वायरमेंट होता है, यानी परिपथ सर्किट का रिक्वायरमेंट होता है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, डी मॉड्यूलेशन के लिए डायोड सूचक का प्रयोग निम्न परिपथ बना करके करते हैं। इसमें करते क्या है, इसमें आपने क्या करना है, एक पीएन संधारित्र डायोड लेते हैं। सबसे पहले आप लेते हैं एक एंटीना जिस पर आपको सिग्नल प्राप्त करना होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम ग्राही सिग्नल को प्राप्त करने वाला एंटीना। इसमें लगा रहता है एक प्रेरक कैपिटल L। ठीक है, उसके पास में एक दूसरा प्रेरक भी लगा रहता है। प्रेरक में क्या होता है, वो स्वयं प्रेरण के कारण खुद से ही सिग्नल प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो L है आपका, ये वाला L यानी ये जो कुंडली लगी है इसके साथ समांतर क्रम में एक संधारित्र भी लगा होता है। और जो ये पूरा सर्किट बनता है आपका, इस वाले सर्किट का नाम होता है स्वसरिता। इस सर्किट को क्या बोलते हैं, स्वसरिता। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में होता क्या है, इन दोनों में होता है आपके आवेश के दोलन। ठीक है,
क्या होते हैं, आवेश के दोलन। और आवेश के दोलन होने से होता क्या है, ये चेक कर लेता है कि वही सिग्नल आ रहे हैं जो उनसे हमें चाहिए या वही सिग्नल नहीं है जो हमें नहीं चाहिए। जो सिग्नल इनको नहीं चाहिए होते हुए आवेश के दौरान से मैच करते हुए उनको नहीं लेते, और जो सिग्नल इनके लिए ही आए होते हैं उनको आवेश के दौरान से मैच करते हुए ये ग्रहण कर लेते हैं। अब ग्रहण करने के बाद होता क्या है, उसको भेजा जाता है पीएन संधि डायोड के पास। जैसे ही पीएन संधि डायोड के पास भेजा जाता है वो उनको किसी में चेंज कर देता है दिष्टकारी तरंग के रूप में। जो आपको सिग्नल मिलता है वो ऐसा मिलता है, इसको बोलते हैं निवेशी तरंग, यानी जो आपको सिग्नल मिला, ठीक है। और उसके बाद पीएन संधि डायोड के पास पहुंचने के बाद उसे किस में बदल जाता है, दिष्टकारी तरंग के रूप में। जैसा आपको नीचे दिखाया गया है चित्र में, दिष्टकारी तरंग के रूप में चेंज कर दिया जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो अगला सिस्टम है संधारित्र, और ये इसे बोलते हैं आरएल यानी लोड प्रतिरोध बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लोड प्रतिरोध, ठीक है। इनके पास इसको भेजा जाता है। सबसे पहले जाता है संधारित्र के पास, और संधारित्र चेक करता है कि इनमें से कौन सी तरंगे श्रव्य तरंगे हैं और कौन सी तरंगे वाहक तरंगे। तो वाहक तरंगों को पृथ्वी के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है, और श्रव्य तरंगे यानी जौन सी तरंगे हमें सुननी थी उसको किसके पास भेज दिया जाता है, लोड प्रतिरोध आरएल के पास भेज दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, और वैद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद हेडफोन से प्रवाहित होकर के हमको मूल ध्वनि तरंगें सुनाई देती है जो भी हमको सुननी होती है, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम होता है। इसमें देखिए लिखना कैसे है आपको, ये बड़ा खास बात है। ये तो आपने सब समझ लिया, अब लिखना भी तो है ना इसमें। तो देखिए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। पीएन संधि डायोड सूचकांक वी मॉड्यूलेशन के लिए सबसे अधिक प्रचलित है, यानी इसका आप उपयोग करते हैं सबसे ज़्यादा। चित्र में निवेशी परिपथ प्रेरक कैपिटल एल तथा परिवर्ती संधारित्र सी का समांतर क्रम संयोजन है। इसको स्वसरिता परिपथ कहते हैं, जो हमने आपसे बताया था। इस परिपथ को क्या बोलते हैं, स्वसरिता परिपथ। ग्राही एंटीने पर पड़ने वाले बहुत से विभिन्न रेडियो सिग्नलों में से वांछित मॉड्यूलित रेडियो आवृत्ति सिग्नलों को सी से संयोजित करके अनुनाद के आधार पर अलग कर लिया जाता है। यानी जो आपका एंटीना वगैरह रहता है उस पर बहुत प्रकार के सिग्नल्स आते हैं, परंतु सिग्नल्स को किसको ग्रहण करना है, कौन से सिग्नल उसके लिए भेजे गए हैं ग्रहण करने के लिए, उसको कैसे करती है, आवेश के अनुनाद के दौरान करती है, और उससे उसको अलग कर लिया जाता है। अलग करने के बाद क्या प्रोसेस होता है देखिए, फिर लिखा है पीएन संधि डायोड इस सिग्नल को दिष्टकृत कर देता है, यानी दिष्टकारी तरंग में चेंज कर देता है, जिससे इसके शिखर श्रव्य सिग्नलों के अनुसार बदलते हैं। यानी सुनने वाले सिग्नल के अनुसार इसके शिखर अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। श्रव्य सिग्नलों की पुनः प्राप्ति के लिए इन्हें उच्च लोड प्रतिरोध कैपिटल आरएल तथा सीबी के समांतर संयोजन पर भेजा जाता है। अब पीएन संधि डायोड क्या करेगा, दिष्टकृत करने के बाद इनको आरएल और सीबी के समांतर संयोजन के पास भेज देता है। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, सीबी की धारिता इतनी होती है कि इसकी प्रतिघात वाहक तरंगों की आवृत्ति पर लोड प्रतिरोध से कम तथा निम्न आवृत्ति की श्रव्य तरंगों के लिए अधिक होती है। यानी जो आपका संधारित्र है वो वाहक तरंगों में और श्रव्य तरंगों में दोनों में डिफरेंस करता है, और डिफरेंस करने के बाद देखिए क्या करता है, जिससे वाहक तरंगों की अवयव संधारित्र कैपिटल सीबी से पृथ्वी में चले जाते हैं। यानी जो वाहक तरंगे जिनको हमें नहीं सुनना है उनको किसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, पृथ्वी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और जो आपका श्रव्य तरंग बचती है उसका क्या होता है, इसमें लिखा है तथा आरएल के सिरों पर निम्न आवृत्ति की श्रव्य तरंगे प्राप्त होती है। जो आरएल के सिरे हैं उन पर निम्न आवृत्ति की श्रव्य तरंगे जिनको हमें सुनना है वो प्राप्त होती है। यह हेडफोन में धारा भेजती है जिससे मूल श्रव्य सिग्नल सुनाई पड़ते हैं। ये पूरा सिस्टम होता है आपका फ़ोन वाला सिग्नल। मान लिया कोई आप पे फ़ोन मिला रहा है, फ़ोन मिलाएगा यानी वो आप पे सिग्नल भेजेगा, सिग्नल भेजेगा, आपका जो फ़ोन है वो कैच करेगा, कैच करने के बाद क्या होगा, ये पूरा प्रोसेस चलेगा, ठीक है। और जो भेजने वाला है, भेजने वाले ने क्या करा, मॉड्यूलेशन करा, यानी जो कुछ भी वो फ़ोन में आपको बोल रहा है, जो कुछ भी आपको बोलता हुआ सुनाई दे रहा है, उसने क्या करा, अपनी निम्न आवृत्ति की तरंगों को उच्च आवृत्ति की वाहक तरंगों में मिश्रित कर दिया, ठीक है। वो आपके मोबाइल के पास आया थ्रू टावर्स, ठीक है। टावर्स के थ्रू आने के बाद उसमें क्या किया गया, आपके ये जो मोबाइल फ़ोन में जो कुछ भी आप सुन रहे हैं वो होता है वीमोड्यूलेशन का प्रोसेस, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस इसी में आपको बताना था। देखिए इससे आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में कहा है एक प्रेरक में धारा I = 5 + 16t यानी I = 5 + 16t से व्यक्त की जाती है, जहाँ स्मॉल I तथा स्मॉल t क्रम से एम्पियर व सेकंड में है। प्रेरित विद्युत वाहक बल 10 मिलीवोल्ट है। ज्ञात कीजिए स्वप्रेरकत्व, यानी कैपिटल L बतलाना है। और प्रेरक में 1 सेकंड
पर संचित ऊर्जा यानी आपको एनर्जी भी बताना है कितना होगा। तो देखिए इस सवाल में दिया क्या क्या है। इसमें आपको दिया है वैद्युत धारा दिया है I बराबर 5 + 16T। इसके बाद E प्रेरित वैद्युत वाहक बल 10 मिलीवोल्ट दिया है। अब जो मिलीवोल्ट दिया है इसको आप किस में चेंज करेंगे, वोल्ट में। मिली को वोल्ट में बदलने के लिए 10⁻³ -3 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर क्या है 10⁻+1, तो +1 और -1 कितना बचेगा -2। तो आपका ये जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल स्मॉल ई है, स्मॉल ई का वैल्यू आपका निकल करके आ गया है। स्मॉल ई का वैल्यू आपका क्या आया है भाई 10⁻² वोल्ट। आपको निकालना है स्वयं प्रेरक और आपको निकालनी है एनर्जी भी कब निकालनी है 1 सेकंड में। तो चलिए देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है E बराबर LdI/dt। ठीक है, dI/dt। आपको क्या निकालना है, L निकालने के लिए आपको dI/dt जो है वो E के बेस में ले जाना है। तो आप क्या कर लिया आपने, L बराबर E/dI/dt कर लिया। अब आपको dI/dt का वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी इसका आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, dI/dt को अलग कर लिया और I का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, 5 के साथ T नहीं है, इसीलिए इसका जब आप अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा 0। और जो 16 है, 16 के साथ आपको T दिख रहा है तो इसका अवकलन क्या होगा 16, यानी 0 + 16 टोटल कितना हो गया 16, यानी dI/dt का वैल्यू आपको मिल गया कितना आ गया 16। अब आप इस वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो आप पुट करते हैं वैल्यू। आपको E का वैल्यू मिला था 10⁻² और बटा dI/dt का वैल्यू मिला था 16। अब हमने क्या करा, इसमें 100 से गुणा कर दिया और 100 से भाग कर दिया। 100 से गुणा और 100 से भाग करने के बाद इसमें क्या होता है, आप 16 से इसे आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। यदि आप इसे 16 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा 6.25 टाइम्स कट जाएगा। 10⁻² पहले से थी ऊपर और 2 इसके कारण बढ़ जाएगी और ऊपर जा करके, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी -4। तो यानी आपका जो प्रेरक तो है, प्रेरक तो आपका वैल्यू आ गया 6.25 × 10⁻4 और मात्रा क्या होता है इसका हेनरी। यदि आप क्वेश्चन पेपर करते समय बोर्ड में मात्रक नहीं लिखते हैं तो आपके नंबर कट कर लिए जाते हैं, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, यानी मात्रक यानी यूनिट आपको ज़रूर लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इससे आगे। इसका दूसरा पार्ट था ऊर्जा निकालनी थी, संचित ऊर्जा। तो संचित ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है U बराबर ½ LI²। ठीक है, ½ SI, L आप अभी निकाला है, L कितना निकाला था 6.25 × 10⁻4। ठीक है, I का वैल्यू कितना दिया था आपको 5 + 16 T। ठीक है, और T का है आपको 1 सेकेंड रखना है, तो आपने यहाँ पर पुट करना है। 2 से आपने क्या करा, इसे डिवाइड कर दिया। तो जब आप 2 से इसे डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.125 × 10⁻4। अब ये क्या था 5 + 16 T। T की जगह पे आप क्या रख दोगे 1। ठीक है, 16 और 5 कितना हो जाएगा 21। 21 का आपको क्या करना है वर्ग। जब आप 21 का वर्ग करोगे तो 21 का वर्ग करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 441। और ये वैल्यू ऐसा कैसे ही, और जो 10⁻4 थी उसे हमने लिख लिया यहाँ पर पीछे। अब आप इनका आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। इसकी आप यदि गुणा करोगे तो कितना आएगा 1378.125 × 10⁻4। ठीक है, ये जो -4 है, आप ये -4 पावर हटाने के लिए आप क्या करोगे 4 अंक आगे पॉइंट लगा दोगे। तो ठीक है, 1 2 3 4, 4 अंक आगे आपने पॉइंट लगा दिया, ये रहा। तो अब आपका आंसर कितना आ गया 0.137825 जूल। ठीक है, आपको यदि बोर्ड में आंसर लिख रहा है तो पॉइंट के 3 अंक बाद तक लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है एम्पियर के परिपथीय नियम का मैक्सवेल द्वारा व्यापीकरण लिखिए, यानी जो समीकरण दिया गया था वो समीकरण लिखिए। और यह है, दिखाइए कि संधारित्र को आवेशित करने की प्रक्रिया में संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न धारा I = F∗0 dφE/dt होता है। और इसमें दिया है जो आपका φE है वो संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करने पर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स है। तो देखिए एम्पियर का जो मैक्सवेल का परिपथीय नियम होता है क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, लगभग हर साल ही बोर्ड पेपर में आता है। तो इसमें लिखा है इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के लिए उसकी सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित कुल धारा, यानी कौन कौन सी धारा, चालन धारा एवं विस्थापन धारा के योग का μ0 गुणा होता है।
यानी इसमें आप देखिए शर्त क्या है, इसकी शर्त है, सबसे पहली शर्त है इसका परिपथ कैसा होना चाहिए, बंद परिपथ होना चाहिए, ठीक है। और बंद परिपथ जो होगा उसके द्वारा जितना भी वैद्युत धारा ये उससे होकर के प्रभावित होगी उसके क्षेत्रफल से, उसका क्या होगा, μ0 गुणा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन μ0 गुणा होता है कुल धारा का। कुल धारा कौन कौन सी धारा होती है, चालन धारा और विस्थापन धारा, ठीक है। IC क्या होती है आपकी चालन धारा, और ID क्या होती है आपकी विस्थापन धारा। और विस्थापन धारा का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है ε0 d∅e/dt। ये चीज़ हमको दिखाना भी है सिद्ध करके, ठीक है। तो इसमें क्या है, और जो आपका ये बचा μ0 आपका क्या होता है, μ0 होता है आपका ये लिखा ना μ0, तो μ0 आपका क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता। इसमें लिखा है यह मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण कहलाती है। अब पेपर में यदि बोर्ड पेपर में ऐसे आया मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण लिखिए, तो इससे पहले यानी 3 समीकरण और रही होगी, तो ये 3 समीकरण भी आपके अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। यानी आपको हर बार ये नहीं कि एम्पियर का मैक्सवेल का परिपथीय नियम ही दिया जाएगा, तो एम्पियर का मैक्सवेल का परिपथीय नियम न दे करके मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण के नाम से भी पूछा जा सकता है, जो प्रदर्शित करती है कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में कितनी बार ही पूछा गया है, ठीक है, कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यह मैक्सवेल की कौन सी समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो कौन सी समीकरण होते हैं, चतुर्थ समीकरण, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसका डेरिवेशन। इसके डेरिवेशन में है संधारित्र की प्लेटों के बीच विस्थापन धारा का व्यंजक। यानी इसमें क्या लिखा है, माना एक संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक बंद पृष्ठ कैपिटल S रखा है जिसमें +Q आवेश स्थित है। जब पृष्ठ में परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तो वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है। परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र ऐसा वैद्युत क्षेत्र होता है जिसका वैल्यू लगातार बदलता है, और जब परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू बदलेगा तो उससे संबंधित वैद्युत फ्लक्स का वैल्यू भी लगातार चेंज होता है। और ऐसा करने से क्या होता है, जो आवेश है आवेश का वैल्यू लगातार बढ़ता चला जाता है, ये देखा है, जिससे पृष्ठ के आवेश में निरंतर वृद्धि होती जाती है। अतः संधारित्र की प्लेटों के मध्य विस्थापन धारा उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए कैसा इसका डायग्राम है। इसमें क्या होता है, एक संधारित्र होता है, यह है संधारित्र की प्लेट P और यह है संधारित्र की प्लेट Q। इसमें क्या करते हैं, जो संधारित्र की प्लेट P रहती है उसे DC स्रोत से जोड़ दिया जाता है और उस पर आवेश ट्रांसफ़र हो जाता है। और जो दूसरी प्लेट है उस पर प्रेरण के कारण उतना ही आवेश विपरीत प्रकृति का आ जाता है। जिस पे प्लस का चार्ज है तो उस पर उतना ही कैसा होगा, माइनस का चार्ज होगा। इसमें हमने क्या करा, एक बंद पृष्ठ लिया S और उसमें क्या है, एक आवेश है। इसमें अब हम क्या करेंगे, ऐसा परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे जिससे क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होगा। और जब वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इस बंद पृष्ठ पर आवेश की वैल्यू लगातार बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो इसमें लिखा है बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है φE = Q/ε0। ये क्या होती है, गॉस की प्रमेय, ठीक है, गॉस की प्रमेय आपको याद रखनी है। तो यहाँ से हमने क्या करा, आवेश निकाल लिया, तो आवेश का वैल्यू क्या हो जाएगा, आवेश का वैल्यू हो जाएगा φE × ε0। अब आपका धारा का फॉर्मूला क्या होता है, धारा का फॉर्मूला होता है आपका सिंपल सा, धारा का फॉर्मूला होता है dQ/dt, ठीक है। Q का वैल्यू आपने अभी निकाला था, Q का वैल्यू क्या था भाई, φE × ε0, ठीक है। अब ये जो D है, ये वाला D किसके साथ जाएगा, φE के साथ जाएगा या ε0 के साथ जाएगा, ये जाएगा φE के साथ। φE क्या है आपका, वैद्युत फ्लक्स भी कैसा है, लगातार बदल रहा है। और D भी क्या बताता है, D बताता है परिवर्तित वैल्यू। तो परिवर्तित वैल्यू कौन सी है आपकी, φE, और ये क्या है आपका ε0 होता है नियतांक, ठीक है। ये होता है आपका निर्वात की वैद्युतशीलता, इसे क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो उन्होंने कहा था कि ये चीज़ आप हमें सिद्ध करके दिखाइए, ID = ε0 dφE/dt, ये आपका आ गया। इसका तो मात्रकों का मात्रक क्या होगा, इसका एम्पियर, ठीक है भाई, मात्रक होगा इसका एम्पियर। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, आरेख में दिखाए गए परिपथ के तुल्य गेट को पहचान कर उसका नाम बताइए। इस गेट की सत्यता सारणी तथा बूलियन व्यंजक भी लिखिए। आपको एक गेट दिया गया है, ये वाला चित्र, और इसमें पूछा इस पूरे गेट का नाम बताइए क्या होगा, ठीक है। इसमें देखिए 3 प्रकार के या 2 प्रकार के आपको दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो 3 गेट जुड़े हैं, 3 गेट है पर प्रकार 2 है, ठीक है। तो पहला प्रकार कौन सा है, नॉट गेट, दूसरा प्रकार भी कौन सा है, नॉट गेट, और तीसरा प्रकार है इसमें नोर गेट। यानी इसमें 3 गेट जोड़ रखे हैं और प्रकार कौन से हैं, इनके 2 प्रकार है। इस गेट का नाम होता है नॉट गेट, इसको भी नॉट गेट ही बोलते हैं, और इस गेट का नाम क्या है, नोर गेट।
तो इन सब का संयोजन करके आपको क्या बनाना है, सत्यता सारणी बनानी है और बूलियन व्यंजक बनाना है और बताना है कि ये टोटल गेट कौन से गेट की तरह काम करता है। हमारे मूल गेट होते हैं 3 गेट। कौन कौन से होते हैं 3 गेट? पहला होता है आपका और गेट, इसके बाद होता है आपका एंड गेट और इसके बाद होता है आपका नोट गेट। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है नोट गेट 2 तो यहाँ पर लगे हैं और तीसरा क्या लगा है, नोट गेट। यानी नोट गेट तो होने वाला नहीं है, या तो ये आपका और गेट हो सकता है या आपका एंड गेट हो सकता है। इन दोनों गेट में से कौन सा गेट है, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी, इनकी सत्यता सारणी। सत्यता सारणी आपको इन सभी की याद होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो हमने बताया इसमें ये कौन सा गेट था, नोट गेट, ये भी कौन सा था, नोट गेट, और इस गेट का नाम क्या था, नोर गेट। इसके लिए आप बनाएंगे सत्यता सारणी। तो अब आपको देखिए ध्यान क्या रखना है, ध्यान इसमें ये वाली चीज़ रखनी है। जो आपका नोट गेट होता है, यदि आपने यहाँ से स्विच ऑन कर दिया तो यहाँ पर स्विच आपका रहने वाला है ऑफ। यदि आपने यहाँ से भी स्विच ऑन कर दिया तो यहाँ से भी आपका स्विच कैसे रहने वाला है, ऑफ। ठीक है, यानी स्विच ऑन के लिए आप लिखते हैं 1 और स्विच ऑन के लिए यहाँ पर भी लिखेंगे 1 और स्विच ऑफ के लिए लिखते हैं 0 और स्विच ऑफ के लिए लिखते हैं 0। ठीक है, तो अब इसमें आपने क्या करना है, ये 4 प्रकार की कंडीशंस लेनी है। 4 प्रकार की कंडीशंस में देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, इसमें हमने लिया है स्विच ऑफ, यानी ए और बी क्या है, 0 0। तो ये क्या करता है, उल्टा। ये जो लिखा है ना y1 इक्वल्स ए नॉट, इसे बोलते हैं, वास्तव में इसे पढ़ा कैसे जाता है, इसे पढ़ा जाता है ए नॉट इक्वल्स वाई, यानी ए कभी भी वाई के इक्वल्स नहीं होगा। यदि आपने ए को लिया है 0 तो वाई होगा आपका 1, यदि आप ए को लेते हैं 1 तो वाई आपका होगा 0। ठीक है, यह आपको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें हमने पहले ए और बी कैसा लिया है, 0 0, तो आपका y1 और y2 कैसा होगा, 1 1, यानी आपका जो y1 और y2 कैसा होगा, 1 1। तो यानी ये आपका अब यहाँ पर इस कंडीशन में क्या है, इस वाली कंडीशन में है आपका ये है आपका 1 और ये भी है आपका 1। ठीक है, यानी यहाँ से ऑन है। अब ये जो नोर गेट है, नोर गेट क्या करता है, नोर गेट ऑन को ऑफ करता है, जानिएगा नोट है इसके आगे, नोट जुड़ा है, तो ये ऑन को करेगा ऑफ, तो यानी ये भी क्या कर देगा, ऑन को ऑफ कर देगा। ये दोनों इसके लिए ऑन थे, ये वाई कैसा मिलने वाला आपको, ऑफ मिलेगा। अब हमने क्या करा, ए को ऑन रखा, बी को ऑफ रखा, तो आपने जिसको ऑन रखा है वो आपको मिलने वाला है ऑफ, जिसको आपने ऑफ रखा है वो मिलने वाला है आपको ऑन। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में भी आपका जो नेट वाई आएगा वो क्या आएगा, 0। इसके बाद तीसरी कंडीशन में क्या करा, तीसरी कंडीशन में ए को रखा ऑफ और बी को रखा ऑन, तो इस बार y1 आपका क्या होगा, ऑन होगा, और y2 आपका क्या होगा, ऑफ होगा, और जो आपको नेट y मिलेगा वो भी क्या होगा, ऑफ ही होगा। ठीक है, अब लास्ट कंडीशन में हमने क्या करा, ए और बी को रखा ऑन, तो आपका y1 और y2 कैसे मिलेगा, ऑफ, और जब ये दोनों ऑफ हो गए तो आपको नेट y मिलने वाला है 1। और ये जो है आपका ये वाला और ये वाला, इनको यदि आप देखेंगे एक साथ इकट्ठा करके तो ये तीनों, ये बीच का तो अभी आप भूल जाइए। ठीक है, ये जो आपके बैठती है आपकी एंड गेट की सत्यता सारणी। तो यानी जो आपका गेट है, यदि आप इन स्विच को ऑफ करेंगे तो आपको नेट भी ऑफ ही मिलेगा। यदि इसमें से एक स्विच ऑन और एक स्विच ऑफ रहेगा तो आपको नेट भी क्या मिलेगा, ऑफ ही मिलेगा। ठीक है, यदि आप दोनों स्विच ऑन करेंगे तो ही आपको ऑन मिलने वाला है। और ये किस चीज़ की सत्यता सारणी होती है, कौन से गेट की सत्यता सारणी होती है, ये होती है एंड गेट की सत्यता सारणी। यानी आपको सत्यता सारणी देख करके पता चल गया है कि ये आपका गेट कौन सा है। तो गेट का नाम तो आपको पता चलेगा, गेट का नाम है, पूरे गेट का नाम है एंड गेट, AND, यानी एंड गेट। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्या लिखा है। इसके बाद इसमें लिखा है भाई ये कौन सा गेट है, आपका एंड गेट। ठीक है, इसके बाद कहा इसमें इसका बुलियन व्यंजक, इसका बुलियन व्यंजक देखते हैं। तो बुलियन व्यंजक है इसका, ये रहा बुलियन व्यंजक, यानी y1 इज़ नॉट इक्वल्स ए, y2 इज़ नॉट इक्वल्स बी। तो यानी आपका जो नेट y है ये भी y1 प्लस y2 के नॉट इक्वल्स ही होने वाला है, यानी ये भी y1 और y2 के नॉट इक्वल्स होगा। नॉर क्या करता है, ऑन को ऑफ करता है, तो इसलिए इनके इक्वल्स नहीं होगा। अब देखिए y1 का वैल्यू क्या था, a नॉट इक्वल्स, y2 का b नॉट इक्वल्स। नॉट इक्वल्स और नॉट इक्वल्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, नेगलेट, यानी आपका क्या बचेगा, ये
नेगलेक्ट होने के बाद आपका बच जाएगा y इक्वल्स a एंड b। ठीक है, इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इसको देखिए पढ़ते हैं हम इस तरीके से। चूँकि एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक आपका क्या मिलता है, a एंड b इक्वल्स y, यानी a एंड b इक्वल्स y। तो यानी आपका गेट कौन सा होने वाला है, आपका यह गेट होगा एंड गेट। ठीक है, तो आपको इसका बूलियन व्यंजक मिल गया। बूलियन व्यंजक क्या होगा इसका, बूलियन व्यंजक या तो आप ये वाला लिख दीजिए या आप बूलियन व्यंजक ये वाला लिख दीजिए, दोनों ही बूलियन व्यंजक बिल्कुल सही है। ठीक है, गेट का नाम पता चल गया है, सत्यता सारणी आपने बना लिया है। देखिए सत्यता सारणी ये है इसकी। ठीक है, सत्यता सारणी एक बार हम फिर से साफ कर देते हैं, ये है इसका सत्यता सारणी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा है चित्रानुसार 4 बिंदु Q, स्मॉल q, कैपिटल Q तथा स्मॉल q एक स्मॉल a भुजा वाले वर्ग के कोनों पर स्थित है। ज्ञात कीजिए कैपिटल Q पर परिणामी वैद्युत बल और निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब जो ये आपको चित्र दिया है, इस चित्र में 2 जगह कैपिटल Q है और 2 जगह स्मॉल q है। ठीक है, 2 जगह स्मॉल q है। तो ये जो 2 जगह स्मॉल q है, इनमें से आपको किसी भी एक कैपिटल Q पर क्या बताना है, नेट वैद्युत बल और नेट क्या बताना है, हाँ वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इसके लिए अब हमने क्या करना है, डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं। इसमें देखिए हमने क्या किया, इसमें हमने देखा इस वाले आवेश पर। ठीक है, इसमें हमने पॉइंट मान लिया, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो ये जहाँ पर जो आवेश रखा है पॉइंट C पर, इस पर हम क्या देख रहे हैं, वैद्युत बल। ये जो आवेश है आपका B पर, इसके कारण इस वाली दिशा में लगेगा बल, इसके कारण इस वाली दिशा में लगेगा बल और इसके कारण इस वाली दिशा में लगेगा बल। ठीक है, तो देखिए ये जो एंगल होता है ये होता है आपका 90 डिग्री का, ये इसे बिल्कुल बीच में से काटेगा क्योंकि ये क्या है, विकर्ण। ठीक है, अब आपको हर एक आवेश से इस पॉइंट C की दूरी पता होनी चाहिए। इससे हमें पता है स्मॉल a, इससे हमें पता है स्मॉल a, क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्ग। यदि आप इसे निकाल लेंगे तो ये क्या होगा, विकर्ण। और आपका विकर्ण कितना होता है, विकर्ण होता है आपका, विकर्ण कितना आएगा भाई आपका, विकर्ण आएगा आपका, ये लिखा है √2a। ठीक है, यानी आपको सभी आवेशों से इसकी दूरी पता चल गया है। अब आप हर एक यानी A, B और D के कारण पॉइंट C पर बल निकाल लीजिए। तो देखिए बल कैसे निकाल लेंगे, बल निकाला आपने C पर, किसके कारण, B के कारण। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², यानी Q1 आपका कितना था, कैपिटल Q, और Q2 आपका क्या था, स्मॉल q, और दूरी कितनी थी इनके बीच की, A। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। इसी प्रकार आप इसके कारण देखोगे D पर रखे आवेश के कारण, फॉर्मूला क्या आएगा, FCD वेक्टर बराबर 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a²। इसी प्रकार A के कारण देखोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, FCA वेक्टर इक्वल्स 1/4πε0 Q² कैपिटल Q² और बेस में क्या आएगा, √2a का होल स्क्वायर। ठीक है, और आपने इसे हल कर लेना है। यानी अब देखिए आपका जो नेट बल होगा इस वाली कंडीशन में, यहाँ पर जो आपका नेट बल आने वाला है, इस वाले पॉइंट पर जो आपका नेट बल आएगा, ये यहाँ पर एंगल कितने का बनाएगा, 45 का। ये भी एंगल कितने का बनाएगा, 45 का। यदि आप इसको घटकों में तोड़ोगे और यदि आप इसको घटकों में तोड़ोगे तो आपका नेट बल इस वाली दिशा में आने वाला है। ठीक है, यानी दिशा तो क्या होगी आपकी, A से C की ओर। दिशा तो आपको पता चलेगा A से C की ओर दिशा होने वाली है। ठीक है, और यानी इसका ये घटक कौन सा होगा, 45 डिग्री पे इधर की ओर काम करेगा, यानी आपका होगा CD cos 45। ठीक है, ऐसा ही आपका इस वाला घटक होगा CB cos 45। ठीक है, तो यानी आपको इसमें 3 प्रकार के फोर्स एक साथ क्या करने हैं, जोड़ देने हैं। यानी एक तो यह हो गया आपका FCD cos 45, एक हो गया FCB cos 45 और एक इस वाली दिशा में पहले से कौन सा है, FCA। ठीक है, ये तीनों प्रकार के फोर्स आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जोड़ देंगे एक साथ। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, बस यही कर रखा है। इसमें जो 3 प्रकार के फोर्स थे इन्हें क्या करा, आपस में जोड़ दिया गया। ये रहा FCB cos 45 FCD cos 45 प्लस FCA। इसका वैल्यू आपका क्या था, इसका वैल्यू था आपका 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a² और इंटू cos 45 का वैल्यू क्या होगा, 1/√2। ऐसा ही इसमें होगा सेम, 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a² और इंटू 1/√2। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू था आपका 1/4πε0 कैपिटल Q² अपॉन
इसका यदि आप स्क्वायर खोल दोगे तो क्या हो जाएगा 2a²। ठीक है, इन सभी को जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के लिए हमने क्या करा, सभी में से कॉमन ले लिया। कॉमन क्या आ गया आपका 1/4 पाई f/0 q/a²। तो यहाँ पर क्या बचेगा q/√2, यहाँ पर भी क्या बचेगा q/√2 और वहाँ पर क्या बचेगा q/2। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करा, पहले इन दोनों वालों को एक साथ ऐड कर लिया, शुरू के दो वालों को। यदि ऐड करोगे तो ऊपर का नीचे का वैल्यू इनका लेस सेम आएगा। ठीक है, ऊपर की दोनों वैल्यू आपस में जुड़ जाएगी। तो जोड़ दिया गया और जब इन्हें जोड़ेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 से कितनी बार कट जाएगा, यानी √2 से कट जाएगा √2 बार। ठीक है, तो √2 से कितनी बार कटेगा भाई, √2 बार कट जाएगा। तो आपका देखिए क्या आ जाएगा वैल्यू, एफ नेट वेक्टर बराबर 1/4 पाई f/0 q/a²। और अंदर क्या बचेगा q√2 प्लस q/2। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। यदि आप इसे ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप q को बाहर ले सकते हैं। इस वाले q को यदि आप बाहर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1, यहाँ पर बचेगा आपका 1 और यहाँ पर q नहीं था तो वो कहाँ पर चला जाएगा बेस में। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा ये एफ नेट बराबर 1/4 पाई f/0 कैपिटल Q² और ब्रैकेट के अंदर q√2/Q प्लस हाफ। ठीक है, और दिशा क्या होगी इसकी A से C की ओर। ठीक है, ये तो था इसका पहला पॉइंट, नेट बल निकल गया। अब इसके बाद हमें निकालना था नेट वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए नेट वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आवेश आपके 4 कोनों पर रखे हैं, 4 आवेश रखे हैं। तो हमने क्या करा, इसमें हर एक आवेशों के बीच में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा देखनी है और सभी को जोड़ देना है। ये वाला आवेश और इस वाले आवेश के बीच में जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मान लिया क्या है U1। इस वाले आवेश और इस वाले आवेश के बीच में मान लिया क्या है U2। इस वाले आवेश और इस वाले आवेश के बीच में मान लिया क्या है Q3 और इस वाले के और इस वाले के बीच में क्या मान लिया Q4। अब ये वाले आवेश है, इनके बीच में भी क्या होगी स्थितिज ऊर्जा, उसका क्या मान लिया हमने U6 और इन दोनों के बीच में भी क्या मान लिया हमने U5। ठीक है, इनका हमें दूरी पता है कितना है √2a और ये भी कितना है √2a। सभी प्रकार की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम जोड़ देंगे एक साथ। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका U बराबर 1/4 पाई f/0 q1 q2/r। ठीक है, तो जो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी आपकी U नेट बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6। ठीक है, U1 आपका कितना होने वाला है 1/4 पाई f/0 कैपिटल Q/a। U2 भी आपका इतना ही होने वाला है 1/4 पाई f/0 कैपिटल Q/a। U3 भी 1/4 पाई f/0 कैपिटल Q/a और Q4 भी आपका इतना ही होने वाला है 1/4 पाई f/0 कैपिटल Q/a। ठीक है, इसके बाद जो आपका Q5 है, Q5 का वैल्यू होगा 1/4 पाई f/0 कैपिटल Q²/2 √2a। ठीक है, और Q6 का वैल्यू होगा 1/4 पाई f/0 स्मॉल Q² √2a। ठीक है, इन सभी में से जो कॉमन है कॉमन ले लेंगे और बाकी सबको अलग कर लेंगे। तो हमने कॉमन ले लिया 1/4 पाई f/0 और इंटू 1/a। तो अंदर देखिए क्या बचेगा, अंदर देखिए यहाँ पर क्या बचता है, ये जो वैल्यू है आपका यहाँ पर बचेगा आपका, ये तो यहाँ से चला गया, ये बचेगा कैपिटल Q स्मॉल q कैपिटल Q स्मॉल q कैपिटल Q स्मॉल q कैपिटल Q स्मॉल q। कितनी बार बचा, ये बचा 4 टाइम्स, तो हमने लिख दिया 4 कैपिटल Q स्मॉल q। यहाँ पर आपका क्या बचेगा, यहाँ पर आपको बचेगा भाई इन दोनों में से देखिए क्या बचेगा 1/√2, यानी यहाँ पर बचेगा आपका Q²/√2। यहाँ पर भी क्या बचेगा Q²/√2। इन दोनों में से 1/√2 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, 1/√2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा Q² कैपिटल Q² प्लस स्मॉल Q²। यही क्या होगी आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, इसी का ही है, अथवा में दिया है, यानी या तो आप वो वाला क्वेश्चन कीजिए या आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए। इसमें लिखा है एक विभवमापी का 1 मीटर लंबा तार कैपिटल PQ एक प्रामाणिक सेल E1 से जोड़ा गया है। एक अन्य सेल E2 जिसका विद्युत वाहक बल दिया है आपको 1.02 वोल्ट। दिए गए परिपथ चित्र में प्रतिरोध कैपिटल R तथा स्विच कैपिटल S से जुड़ी है। स्विच कैपिटल S खुला है, तब अवक्षेप बिंदु P से 51 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होता है। ज्ञात कीजिए विभवमापी तार की विभव प्रवणता। दूसरा पॉइंट क्या ज्ञात करना है, सेल E1 का विद्युत वाहक बल। तीसरा क्या ज्ञात करना है, स्विच कैपिटल S को बंद किया जाता है तब अविक्षेप बिंदु P या Q की ओर विस्थापित होगा। कारण सहित समझाइए।
तो देखिए इसमें क्या दिया है आपको, ये सब सिस्टम दे रखा है, ये एक इस तरीके का सिस्टम है। इसमें क्या करना है, आपको कहा है एक तार है कैपिटल PQ, इसकी जो लंबाई है वो है 1 मीटर, या इसे क्या लिख सकते हैं हम 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो सेल है आपकी E1 ये जुड़ी है। अब इसमें क्या करा, एक दूसरी सेल लगा दिया जिसका विद्युत वाहक बल यानी EMF आपको दिया है 1.02 वोल्ट। और इसमें क्या है, एक प्रतिरोध लगा है और एक स्विच लगा है। इसमें क्या है, जब आपका स्विच ये क्या है खुला है यानी ये बंद नहीं है यहाँ से, तब आपको इस तार की विभव प्रवणता बतलानी है। और क्या बताना है आपको, तार की विभव प्रवणता बताने के साथ साथ इसमें जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में बताना है जो सेल जुड़ी है आपकी ऊपर E1 इसका विद्युत वाहक बल भी बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करेंगे हम, इसमें लिखा है गय का अथवा है, यानी जो गय क्वेश्चन था आपका 5वें का उसी का अथवा दिया है। शून्य विक्षेप स्थिति आपको दिया है 51 सेंटीमीटर, तार PQ की लंबाई 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर हम इसे लिख सकते हैं। इसके बाद तार की विभव प्रवणता के लिए फॉर्मूला होता है E/L, ठीक है। क्या होता है E/L, तो यानी L जहाँ पर आपको शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त हो रही थी वो कितने पर हो रही थी, पॉइंट P से हमने पॉइंट वो R मान लिया जिस पर भी आपको शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त हो रही थी, वो क्या थी आपकी 51 सेंटीमीटर, ठीक है। और E2 आपको दे रखा है 1.02 वोल्ट। तो आप इससे जो तार है तार की विभव प्रवणता निकाल सकते हैं E2/LPR, ठीक है। E2 आपका कितना था 1.02 और LPR आपका कितना था 51, पॉइंट हटाया नीचे क्या आ गया 100, 51 से कितनी बार कट गए 2 बार, ठीक है भाई। तो ये कितना हो गया 2/100 यानी 0.02 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपका तार की विभव प्रवणता। इसके बाद आपको निकालना है जो सेल E1 है उसके लिए विद्युत वाहक बल। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, E1 बराबर K/L, ठीक है। कि आपका कितना आया था 0.02 और L यानी आपकी टोटल तार की लंबाई कितनी थी 100 सेंटीमीटर। आपने पॉइंट हटाया 2 जीरो नीचे, 100 से 100 कैंसिल, तो क्या बच गया 2 वोल्ट। यानी आपका ये जो सेल E1 है उसका विद्युत वाहक बल आ गया 2 वोल्ट। अभी तीसरे पॉइंट में कहते यदि आपने स्विच बंद कर दिया तो आपकी जो शून्य विक्षेप स्थिति वो कहाँ पर विस्थापित हो जाएगी। मैं स्विच S को बंद करने पर अविक्षेप बिंदु की स्थिति विस्थापित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसकी स्थिति E1 के विद्युत वाहक बल पर निर्भर करती है। जब आप स्विच को क्या करेंगे, जैसे आप स्विच को, ये वाला स्विच है, जैसे आपने स्विच को क्या करा यहाँ से कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट कर दिया कोई बात नहीं, जो इसका विद्युत वाहक बल है इसका विद्युत वाहक बल तो उतना ही रहने वाला है। और जब इसका विद्युत वाहक बल चेंज नहीं होगा तो आपकी शून्य विक्षेप स्थिति भी नहीं बदलेगी। शून्य विक्षेप स्थिति किस पर निर्भर करती है, शून्य विक्षेप स्थिति आपकी निर्भर करती है जो सेल है आपका, जो मेन सेल है उसका विद्युत वाहक बल चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने क्या करा स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने से क्या होगा विद्युत धारा इस वाली सिरे में को प्रभावित होना शुरू हो जाएगी, यानी इसके विद्युत वाहक बल पे भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है, परंतु जो आपकी मेन सेल है उसके विद्युत वाहक बल पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए शून्य विक्षेप स्थिति भी इसी पॉइंट पर रहने वाली है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है किसी फोटोन, इसमें कहा है भाई किसी फोटोन, कोई फोटोन दिया है, किसी फोटोन की तरंग दैर्ध्य लैम्बडा तथा द्रव्यमान कैपिटल M के किसी कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि फोटोन की गतिज ऊर्जा तथा कण की गतिज ऊर्जा का अनुपात 2 लैम्बडा mc/h है, और जहां h आपका प्लांक नियतांक है और c क्या है प्रकाश की चाल। तो हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो फोटोन की एनर्जी है और जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उन दोनों का अनुपात क्या होता है 2 लैम्बडा mc/h, ठीक है। तो इसके लिए आपको यानी दोनों फोटोन की भी ऊर्जा पता होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन की भी ऊर्जा पता होनी चाहिए। तो देखो इसमें क्या करा हमने, इलेक्ट्रॉन एक कण की तरंग दैर्ध्य क्या होता है लैम्बडा बराबर h/mv। यहाँ से आप वेग निकाल लीजिए, वेग निकालिए लैम्बडा चला जाएगा बीच में, ठीक है। तो v बराबर क्या आ जाएगा h/m लैम्बडा, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12mv², ठीक है। आपने क्या करा v² का वैल्यू यहाँ पर रख दिया, तो v का वैल्यू क्या था h/m लैम्बडा, आपने सभी का स्क्वायर कर दिया h²/m² और इंटू λ²। एक m से ये m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका ये वैल्यू आ जाएगा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी h²/2m λ², ठीक है। इसी प्रकार से आप निकाल लेंगे फोटोन की गतिज ऊर्जा। फोटोन की गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसे लिखते हैं EP से, इसका फॉर्मूला होता है hc/λ। जो आपने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाली थी उसको मान लिया
समीकरण फर्स्ट और जो आपने फोटोन की निकाली थी उसको मान लीजिए समीकरण सेकंड। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दोनों समीकरणों को डिवाइड कर दीजिए। तो आपने क्या लिखा, EP अपॉन EE। ठीक है, EP का वैल्यू क्या था, hc अपॉन लैम्बडा, और इसका वैल्यू क्या था आपका EE का, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्बडा स्क्वायर। जो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और इसका लैम्बडा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऊपर हो गया hc इंटू 2m लैम्बडा स्क्वायर, और बेस में क्या था आपका h स्क्वायर, और ये लैम्बडा आ गया था नीचे लैम्बडा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक h से आपका h कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर एक h से h कैंसिल। ठीक है, एक लैम्बडा से यहाँ पर ये लैम्बडा कैंसिल। ठीक है, तो आपका देखिए वैल्यू क्या बच जाता है, ऊपर आपका बचता है भाई 2 लैम्बडा MC, 2 लैम्बडा MC। ठीक है, और नीचे क्या बचता है, केवल h। और यही चीज़ हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, यही चीज़ हमको क्या करना था, सिद्ध करना था कि फोटोन की काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का अनुपात 2 लैम्बडा MC अपॉन h के इक्वल्स होता है। के बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा है, एक धारामापी का प्रतिरोध 50 ओम है तथा पूरे स्केल के विक्षेप के लिए धारा का मान 0.05 एम्पियर है। इस धारामापी को 5 एम्पियर परास के एमीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई के शंट की आवश्यकता होगी। तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 2.97 गुणा 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 5 गुणा 10⁻7 ओम मीटर है। तो देखिए, जो आपका एमीटर होता है, एमीटर में क्या करते हैं हम, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में यानी धारामापी के समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हम, शंट। तो सबसे पहले तो आप इस प्रतिरोध का वैल्यू निकाल लीजिए, तभी आप निकाल पाएंगे कि इसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो जो मेन है, मेन परिपथ में यहाँ से धारा जाती है आपकी I। जैसे वैद्युत धारा जाएगी 2 पार्ट में डिवाइड होगी, इधर गई, ये क्या है आपका गैल्वेनोमीटर, इसमें जो वैद्युत धारा गई हमने क्या मान लिया, IG गई, और बची हुई जो धारा है I में से IG तो इधर चलेगी, और जो बची हुई धारा है वो किस में जाएगी, प्रतिरोध यानी शंट के अंदर चली जाएगी। तो ये कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, और समांतर क्रम में जितना आपका विभवांतर यानी जितना आपका विभवांतर जो गैल्वेनोमीटर के सिरों के बीच होगा उतना ही आपका विभवांतर इस शंट के सिरों के बीच भी होगा। तो हमने देखे क्या कर दिया, इसमें हमने कर दिया VS बराबर VG। VS का वैल्यू क्या होगा, वैद्युत धारा गुणा प्रतिरोध। तो वैद्युत धारा शंट में कितनी थी, I माइनस IG, और शंट का प्रतिरोध खुद का कितना था, S, और वहाँ पर आपकी वैद्युत धारा कितनी थी, IG, और वहाँ पर आपका जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्या लिखा है आपने, G। तो यहाँ से आपका S का वैल्यू निकल जाता है। तो S का वैल्यू क्या आ गया, S इक्वल्स IG अपॉन I माइनस IG। ठीक है, यह आ गया आपका फॉर्मूला। इसका मात्रक क्या होगा, ओम। अब आपको दिया क्या क्या है, दिया है आपको ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध यानी G का वैल्यू मिला है, IG मिला है, पूरे स्केल पर विक्षेप प्राप्त हो रहा था 0.05 एम्पियर का, और जहाँ तक हमें उसे पढ़ाना रहता है वो होता है आपका I यानी मेन धारा। तो आप इसमें से क्या करेंगे, S का वैल्यू कलेक्ट डाल लेंगे, यहाँ से S का वैल्यू कलेक्ट हो जाएगा आपका। तो IG का वैल्यू कितना, 0.05, G का वैल्यू था आपका 50 और I का वैल्यू था 5 माइनस 0.05। ठीक है भाई, आपने 5 में से 0.05 घटा देना, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 4.95। पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। ठीक है, 2 पॉइंट ऊपर से 2 पॉइंट नीचे से, आपका 50 पंजे कितना हो जाएगा, 250, और बटा 495 आपने क्या करा, इसे काट दिया, इससे भाई 5 से डिवाइड करोगे तो ऊपर आ जाएगा 50 और नीचे आ जाएगा 99, यानी आपका प्रतिरोध आ गया 50/99 ओम। ये क्या निकल गया आपका प्रतिरोध। कभी कभी यहाँ तक भी पूछते हैं। अब इसमें पूछा था जो प्रतिरोध है इसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसके लिए आपको इसका क्षेत्रफल दे रखा है 2.97 गुणा 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10⁻4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और आपका विशेष प्रतिरोध दिया 5 गुणा 10⁻7 ओम मीटर। तो अब आपको पता होना चाहिए प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के पदों में प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है ρL अपॉन ए। क्या होता है, ρL अपॉन ए। आपको क्या निकालना, L निकालने के लिए आप ए की गुणा एस में कर देंगे और रो चला जाएगा आपका बेस में। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा भाई, फॉर्मूला होगा आपका L इक्वल्स SA अपॉन रो। इसका वैल्यू आपने अभी निकाला था 50/99। ठीक है, ए का वैल्यू क्या था, 2.97 गुणा 10⁻2 तो थी वहाँ पर पहले से माइनस, और 4 हमने और ऐड कर दिया, टोटल कितना हो गया -6। ठीक है, और रो का वैल्यू कितना था, 5 गुणा 10⁻7। ठीक है, तो आपने क्या करा, पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटाने के बाद नीचे आ गया 100,
50 से कितनी दफ़े काट दे, 2 बार। तो देखिए आपका ऊपर क्या बचा, 297, ये लिख दे 297। ये पावर आपकी ऊपर चली गई, कैसी होगी, प्लस की। और 99 की 5 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, 495, और बटे 2, ऐसा कैसे। ठीक है, तो अब आपने पहले पावर सोल्व कर लेना है। यदि आप पावर सोल्व करोगे तो ये कैसी है, -की 6, ये कैसी है, प्लस की 7। तो यहाँ पर क्या बचेगी, यानी 1 बच जाएगी। तो यानी आपका हो गया जो 297 गुना 10, यानी क्या हो गया, 2970। और बटा क्या है आपका, बटा है आपका 495, और गुना में यहाँ क्या बचा, 1/2, जरा 1/2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो है आपका 495 से इसे काट देंगे 2970 को आप डिवाइड कर देंगे यहाँ से। तो आपका कितने बार कटेगा, 6 बार। और ये अभी 2 बचा था, 6/2 आपका कितना हो जाएगा, 3। तो यानी जो आपका प्रतिरोध होगा वो कितना लंबा होगा, 3 मीटर लंबा प्रतिरोध आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस अनसोल्ड में हमने अपने 5 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम आगे शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 3 में ये जो अनसोल्ड है आपका, ये अनसोल्ड का जो सेट है 2019 का 346 FD, ये पूरा कंप्लीट हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक लास्ट लेक्चर और बचा है, लेक्चर नंबर 3। यदि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, और इसके अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, यदि आपको फिर भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज इस लेक्चर में इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।